हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें दो राय नहीं। मंडी छोटी काशी के रूप में जानी जाती है और हम सौभाग्यशाली हैं, हमारा इस मंडी छोटी काशी के साथ एक बहुत आत्मीय संबंध है। और शिवधाम की कल्पना हमने इसलिए की क्योंकि मंडी की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला मंडी में ही मनाया जाता है। और जब शिवधाम की हमने कल्पना की, इसमें हमने फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीन चीजों को किया है। और ये भी मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई भी प्रोजेक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसके लिए बजट प्रोविजन एक साथ नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। फेज 1 के लिए हमने नई राहें नई मंजिल के अंतर्गत जो है इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन किया। टेंडर लगा 40 करोड़ का और उसमें 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम हो चुका है और 15 करोड़ के लगभग शायद थोड़ा इससे आगे पीछे हो सकती है, शायद कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट भी हो गई। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, फेज 2 और फेज 3 के लिए हमने क्या किया है। फेज 2 के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से हमने केंद्र सरकार के सामने एडीबी का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत करने के लिए भेजा गया। का वो प्रोजेक्ट एक बार स्वीकृति के करीब पहुंचा, लेकिन कोविड का दौर आया तो जितने भी जो एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट हमारे थे फंडिंग के केंद्र सरकार के, वो सारे लंबित कर दिए। उसके कारण ये भी प्रोजेक्ट हमारा 100 करोड़ रुपए का जो है वो क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में काम कर सकते हैं। मैं 2 बार प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से मिला, जबकि ये प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल ये शेल्फ कर दिया गया था, रोक दिया गया था। इसको रिवाइज किया और 2100 करोड़ रुपए हमने एडीबी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत किए हैं। 2100 करोड़ रुपए और संभवतः पूरे देश भर में एडीबी का टूरिज्म सेक्टर में एकमात्र प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ हिमाचल प्रदेश का। और इसलिए हुआ क्योंकि मेरे मन में ये भाव था कि अगर नई डेस्टिनेशन हमने डेवलप करनी है टूरिज्म की, उसमें संभव नहीं हो सकता जब तक के लिए ये केंद्र की मदद हमको नहीं मिल पाए। और उसके बाद जब हमने एडीबी के उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो फर्स्ट फेज, 2 फेजेस में उसको होना था, फर्स्ट फेज के लिए जो हमने जो प्रोजेक्ट भेजे उसमें मंडी का शिवधाम का 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना करके भेजा है, 200 करोड़ रुपीस का। और 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना करके जब हमने इसको भेजा और कुल मिलाकर के इसके बाद जो अगला फेज 3 उसके लिए हमने कहा कि जो हमारा एडीबी का सेकंड फेज होगा, क्योंकि 2100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो पहला फेज इसका भेजा था तो हमने लगभग 800 करोड़ का भेजा हुआ है। जो 800 करोड़ का उसमें हमने ये शिवधाम भी डाला है, पौंग डैम भी डाला है, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के, लेकिन और धर्मशाला का इंटरनेशनल लेवल का एक जो हमारा एक सेंटर जहां इंटरनेशनल लेवल की हमारी बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो सके, उसका प्रोविजन भी उसमें तय किया है और उसके लिए जगह भी चयनित कर ली थी। लेकिन लोगों को इस तरह से झूठ बोलना, मुख्यमंत्री इस प्रकार से गलत बोले, मुझे इस बात की पीड़ा है। सरकार में परिवर्तन हुआ और शिवधाम के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कह दिया गया और शिवधाम के इस प्रोजेक्ट को रोकने के बाद जब मैंने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से बात की, मैंने कहा रोकना उचित नहीं है। तो जाकर के मालूम पड़ा कि जो हमने 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शिवधाम का जो दिल्ली के लिए हमने भेजा था, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो बाकी 800 करोड़ के जो प्रोजेक्ट भेजे थे जिसमें शिवधाम भी साथ में था, वो सारे वापस बुला लिए।
दिल्ली से वापस बुला लिए और वापस बुलाने की वजह ये बताई कि सरकार हिमाचल प्रदेश में बदल गई है, अब नए सिरे से हमारी प्राथमिकताएं उसमें होंगी और हम अपनी प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन से प्रोजेक्ट उसमें भेजने हैं उसमें हम तय करेंगे। और जब मुझे मालूम पड़ा कि प्रोजेक्ट सारे के सारे जो हमने जो दिल्ली के लिए जो भेजे थे वो सारे वापस विड्रॉ कर लिए हमने, तो व्यक्तिगत रूप से मैंने उनसे बात की, मुख्यमंत्री से। हमने कहा कि आप अपने प्रोजेक्ट अपनी प्रायोरिटीज डालना चाहते हैं, आप डालिए। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार से नहीं कर सकते। जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं 2 बार प्रधानमंत्री जी से मिला, 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर से मिला और एडीबी के 2100 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की स्वीकृति लेकर के आए पूरे देश भर में। एडीबी का पैसा हिमाचल प्रदेश को कोविड के बाद का पहला प्रोजेक्ट मिला, कहीं किसी और जगह नहीं मिला टूरिज्म के सेक्टर में। तब जाकर के मुझे मालूम पड़ा है कि जो हमारा 200 करोड़ का जो हमने जो शिवधाम फेज 2 का भेजा था, तो उसमें थोड़ी कटौती करके शायद 130 करोड़ रुपीस का उन्हें भेजने की सहमति की है। और उसमें उन्हें अपने नादौन का प्रोजेक्ट भी डाला, हमें कोई आपत्ति नहीं है। टूरिज्म का प्रोजेक्ट नादौन में भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि सारे प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली जो हमें भेज दिए थे उनको सबको रद्द करना, उनको नए सिरे से ये करना बहुत ज्यादा उचित नहीं है। और इसलिए मैं इसे आपके बीच में कह रहा हूं कि शिवधाम के प्रोजेक्ट के लिए फेज 1, फेज 2, फेज 3 के हिसाब से जो है एडीबी के प्रोजेक्ट में सारी व्यवस्थाएं जो हमने इसमें प्लान की है वो एक एक चीज को लेकर के स्पष्ट रूप से हमने उसका जो है वो उसका प्रपोजल और उसकी डीपीआर बनाने की प्रोसेस कंप्लीट कर दी थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब अब जो उन्होंने जो 130 करोड़ रुपए का शायद हिमाचल प्रदेश से उसको भेजा है कि दिल्ली के लिए, जिसमें नादौन का प्रोजेक्ट उन्होंने ऐड किया है अपने विधानसभा क्षेत्र का, उसकी स्वीकृति के लिए वो ईमानदारी से प्रयत्न करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इसलिए बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूं कि बिना बजट के प्रोविजन के जो बार बार कही जाती है बातें, वो बातें कहना बंद कर दें। नहीं तो ये खुलासे हम इस प्रकार से करेंगे जो आप क्या कर, मुझे ये नहीं कहना था, सच कह रहा हूं कि उन्होंने प्रोजेक्ट जो हमारे भेजे हुए दिल्ली के लिए टूरिज्म के प्रोजेक्ट विड्रॉ कर लिए। लेकिन ये इसलिए कहना पड़ रहा कि वो बार बार कह रहे हैं और मंडी में आकर के कहा तो मुझे लगा कि मुझे आज आप सबके बीच में इस बात को कहना चाहिए। 2100 करोड़ रुपए हमने लाए और उसके बाद इस प्रकार से प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना और प्रोजेक्ट पर रोकने के लिए आदेश करना, यह उचित नहीं है। हम इस बात से सहमत हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का कोई थोड़ा इशू उसमें आया था जिसके कारण उसने स्लो डाउन कर दिया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आने वाले समय में जो है वो काम को गति मिलेगी, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं। और शिवधाम का हमारा प्रोजेक्ट फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये तीनों फेजेस का कंप्लीट होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और ये अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने की हमारी इसकी योजना है, पूरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप। ये ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ मंदिर को बना करके यहां पर रख दिया और उसके बाद और कुछ नहीं। बहुत सारा इसमें स्कोप है, रोपवे का स्कोप उसमें है। तो ये शिवधाम के सिलसिले में अपनी बात में आपके बीच में कहने के लिए इसलिए विवश हुआ क्योंकि बार बार इस बात को कहा जा रहा है, तो ये सारी चीजें स्पष्ट रहनी चाहिए। दूसरी बात, उन्हें एयरपोर्ट की बात कही। एयरपोर्ट के सिलसिले में मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि बहुत वर्षों से बातें होती थी, लेकिन हमने एयरपोर्ट के मामले में जमीनी स्तर पर काम किया है, व्यावहारिक रूप से। नेशनल फाइनेंस कमीशन जब हिमाचल प्रदेश विजिट करने के लिए आए तो हमने उनके सामने पक्ष रखा कि हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी हमारा मेजर इशू है, आप इसमें मदद करिए। कुछ नहीं मांगा हमने सिर्फ 2 एयरपोर्ट, मंडी में न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और कांगड़ा के हमारे गगल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, ये 2 चीजों को लेकर के हमने कहा जो डूएबल है, जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए।
और फाइनेंस कमीशन ने 1000 करोड़ रुपए जो है मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जो है वो बजट में प्रोविजन किया, रिकमेंडेशन की है। 400 करोड़ रुपए जो है कांगड़ा के एयरपोर्ट को एक्सपेंशन के लिए क्या रखा है। आप रिकॉर्ड में इसको निकाले फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में, अगर आप देखेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया, उनकी जानकारी के लिए मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए हमने स्टेट की ओर से भी 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन रखा है, जिसको वो बार बार झुठला रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए का। और जैसे मैंने आपसे पहले भी साझा किया है कि इसकी जो टेक्निकल चीजें बहुत सारी होती हैं, इसका लीडार सर्वे होना था वो हो चुका है, ओएलएस सर्वे होना था वो हो चुका है, और उसके बाद जो हमारे इसका सोशल इंपैक्ट का जो हमारा असेसमेंट का जो सर्वे होना था वो हो चुका है, वो भी कंप्लीट हो चुका। हालांकि उसकी एजेंसी चेंज की थी, लेकिन उसके बावजूद वो भी पूरा हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस इसमें शुरू होगा, और उसके बाद वो रिकमेंडेशन जाएगी जो चीफ सेक्रेटरी को जाती है, उसके बाद फिर अगली जो है। और इसके लिए हमने जो स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसको एसपीवी जिसको बोलते हैं, कंपनी जो है वो बना करके हमने पूरी की है। हमने एक एक चीज को बारीकी से किया है, और इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने इट टेक इयर्स टुगेदर। अगर शिवधाम के लिए अगर इसकी बात कह रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि इसकी हमको सुप्रीम कोर्ट से हमको इसकी फॉरेस्ट्री क्लियरेंस में वक्त लग गया, क्योंकि वो लंबा, क्योंकि कोविड के कारण सारे के सारे जो फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठ नहीं पा रहा था, इस कारण से रुकी पड़ी थी। उसके लिए लक्ष्य में जाकर के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिला, सॉलिसिटर जनरल से मिलकर के आया। स्पेशली जो है हिमाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट की फॉरेस्ट की क्लियरेंस होनी ताकि हम इसका काम शुरू कर पाए, तब जाकर के मंडी का शिवधाम की फॉरेस्ट की क्लियरेंस हुई, और तब जाकर के इसकी शुरुआत हुई। और इसके बाद एक और चीज का भी जिक्र किया उनने, ये मंडी एयरपोर्ट के बारे में मैं कह रहा हूं कि बजट प्रोविजन का वो जिक्र कर रहे हैं कि प्रोविजन नहीं है, तो मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, जो उनके आजकल के चीफ सेक्रेटरी है, वो उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे, उनसे वो जानकारी हासिल कर लें कि 1000 करोड़ जो है मेरी बजट अनाउंसमेंट है, पिछले जो बजट लास्ट बजट हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत किया था, वही फाइनेंस सेक्रेटरी आज चीफ सेक्रेटरी है। अगर जानकारी उनको कहीं से नहीं मिल पा रही, तो महोदय चीफ सेक्रेटरी से इस बात की जानकारी हासिल कर लें, वो उनको ठीक जानकारी देंगे। अब ये मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इसकी जो है हमारी इसकी डीपीआर जो है ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल स्टेज पर है एयरपोर्ट की, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हमको करनी पड़ी, और उम्मीद करता हूं कि इसको भी पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो हमने इसको भी हम अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में अपना मानते हैं, ये भी पूरा होना चाहिए, और इसको पूरा करेगी सरकार, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इसके बाद एक और चीज का भी जिक्र किया, कॉलेज की बिल्डिंग का जिक्र किया, और कॉलेज की बिल्डिंग के सिलसिले में मुझे इतना ही कहना है, इस कॉलेज में मैं पढ़ा हूं, और इस कॉलेज में एक छात्र होने के नाते मेरी एक जिम्मेवारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैंने इस कॉलेज की बिल्डिंग के लिए पैसे का प्रावधान किया, फाउंडेशन स्टोन किया, 26 करोड़ रुपए की एनडीएस से उसकी दी। 26 करोड़ रुपए से लगभग 25 करोड़ रुपए का बजट हम जारी कर चुके हैं, लेकिन रिवाइज्ड एस्टिमेट इसका जो है वो निश्चित रूप से वो हायर साइड में जाएगा, क्योंकि ये पूरा स्टील स्ट्रक्चर में अलग तरह की ये बिल्डिंग बनाने का उस वक्त निर्णय किया था। उस वक्त लक्ष्य ये था कि शायद इससे जल्दी हम इसको बना करके तैयार करेंगे, और अब इसका जो है वो खास तौर से इसका जो रिवाइज्ड एस्टिमेट जो इसका भेजा गया है, तो उसमें थोड़ी इंक्रीज आई है, और इंक्रीज क्योंकि 3 टाइम्स के लगभग जो है स्टील के रेट में बता रहे हैं कि जो इंजीनियर से मेरी बात हुई, तो उनका कहना है कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज जो है वो स्टील के रेट में हुई है पिछले इसमें। तो इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट लेकिन लगभग 44 करोड़ रुपीस का बनता है,
तो 44 करोड़ रुपीस की वो जो है वो बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो उसकी स्वीकृति दे, ताकि इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि उसको पूरा करेंगे। और जहां खासतौर से इस बात को कहते हैं कि हम कर रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाह रहा हूं, यहाँ माननीय अनिल शर्मा जी भी बैठे हैं, इनका विधानसभा क्षेत्र है, यहां ये देव सदन है, इसका पत्थर लगा के चले गए, ना बजट था और ना इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस थी। हम जाकर के इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस करके लाए और उसके बाद इसके काम को गति दी। 90% ऑफ द टोटल बजट 26 करोड़ के लगभग इसका शायद मेकल में ये था, ये भी 17 करोड़ का था, ये 17 करोड़ से बढ़ करके ये 27 करोड़ 27 करोड़ रुपीस का रिवाइज इसका एस्टिमेशन जो है वहां तक पहुंचा और हमने 27 करोड़ रुपए दे करके इस भवन को मुकम्मल किया, इसको पूरा किया। अगर कोई काम शुरू होता है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है उसको पूरा करने की। अगर काम अधूरा, क्योंकि काम सरकार के साथ सारे पूरे हो जाते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। तब तो यही होना था कि एक सरकार ने जो काम पूरे किए हैं उनके लिए बजट का प्रावधान, अगली सरकार नए काम शुरू करेगी लेकिन पुराना काम वहीं छोड़ देगी। ये परंपरा, नई परंपरा हिमाचल प्रदेश में उन्होंने डालने की आदत डाली है। मैं उनसे कहूंगा कि गवर्नमेंट जो है इन कॉन्टिन्यूटी होती है, इस बात को उनको समझना होगा। आप जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में ऐसे छूट जाएंगे जो पूर्ण नहीं हुए होंगे, उनको पूरा करने की जिम्मेवारी अगली सरकार की होगी, अगले नेतृत्व की होगी। इसलिए व्यवहारिक चीज को समझने की कोशिश करें। यह भी मैं आपके बीच में बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। इस सांस्कृतिक भवन को हमने बना करके तैयार किया और उसको डेडिकेट किया, और उसी के साथ साथ में एक चीज मैं आपके ध्यान में जरूर कहना चाहता हूं। कहने लगे कि मंडी में मुख्यमंत्री ने एक भी प्रोजेक्ट जो है वो नहीं दिया मंडी को, जिसका उन्होंने उद्घाटन किया। अभी आए थे तो उद्घाटन किया जो इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड क्राइम रिस्पॉन्स सेंटर जो यहाँ पर, जिसका शिलान्यास हमने किया था पुलिस लाइन में, उसका हमने उद्घाटन किया। उन्हें तो उद्घाटन किया, काम तो हमने शुरू किया था, बजट प्रोविजन तो हमने किया था। इसलिए ऐसी बातों पे उनको नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद मैं आगे जो बात कहना चाह रहा हूं, और वो मंडी की स्टेट यूनिवर्सिटी से सिलसिला। मैंने सुना कि बहुत सारे साथियों के बीच में मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। हिमाचल छोटा सा प्रदेश है और इस छोटे से प्रदेश में एक ही यूनिवर्सिटी काफी है। उनकी सोच का ये हो सकता है। अगर उस हिसाब से हम कहें तो हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, यहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी जरूरत नहीं थी। और ये तो डेवलपमेंट का काम है। और उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में मंडी की यूनिवर्सिटी के लिए के अंतर्गत जो है 5 जिलों के 126 कॉलेजेस के अंदर आते हैं, 126 कॉलेजेस के अंदर आते हैं। और एचपी यूनिवर्सिटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा कैंपस जहां पर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, लगभग यहाँ पे भी 6,500 के करीब स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। कंप्लीट जस्टिफिकेशन थी, सेंट्रली लोकेटेड है। और हमने ऐसे नहीं यूनिवर्सिटी की हमने घोषणा की है, बाकायदा विधानसभा के अंदर बिल ला करके उसको पारित किया है। बाकायदा विधानसभा में बिल आने के बाद, इसके जो है पारित होने के बाद इसके स्टैट्यूट बनाए गए और बाकायदा विधानसभा में ये सारे करने के बाद उसकी जो है उसकी जो पावर्स मिलनी थी, वो सारी चीजों की व्यवस्था उस एक्ट के मुताबिक वहां पर की गई है। और यहां बड़ी दिलचस्प बात है कि यूनिवर्सिटी को बंद करने का रास्ता निकाला गया है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की ओर से जो हमने इस यूनिवर्सिटी को शुरू करने के लिए हमने जो कुछ लोग डिप्यूट किए कि जहां भी नई यूनिवर्सिटी नया इंस्टीट्यूशन बनता है, कई बार डिप्यूट करके उसको
फंक्शन करने के लिए हमको व्यवस्था करनी पड़ती है। हमने 10 स्टाफ जो है एचपी यूनिवर्सिटी शिमला से यहां पर डिप्यूट किए गए थे और उन सभी को उनका डेपुटेशन कैंसिल कर दिया गया, उनको वापस भेज दिया गया है। और वापस इसलिए कि रास्ता ढूंढा जाए इस यूनिवर्सिटी को बंद करने का। ये भी मत मैं कह सकता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी सोच है जिस सोच पर मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा काम करना, जो आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं देना चाहिए, इसको रोकने की आवश्यकता है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। हर चीज को बंद करने का एक जनून सवार हुआ पड़ा हुआ है। सरकार बनी तो इंस्टीट्यूशन बंद, सरकार बनी तो इंडस्ट्री बंद, सरकार बनी तो विधायक निधि बंद, सरकार बनी तो, और अभी हाल ही में जानकारी मिली, अभी लेटेस्ट ऑर्डर्स और कर दिए कि जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो पैसा जो अनस्पेंट पड़ा होता, जो हमने सैंक्शन करके भेजा था, वो सारा विड्रॉ कर लिया, वापिस ले लिया। एलओसी बंद 4 महीने से 5 महीने से 2 महीने तो हम समझते हैं चलो कोड ऑफ कंडक्ट लगा, लेकिन उसके बावजूद बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं, जो काम किए हैं, सबका पैसा बंद। ये कैसी सरकार है? और यूनिवर्सिटी के सिलसिले में इतने में जरूर कहना चाह रहा हूं, जहां इसमें 67 पोस्ट सभी की है, 67 पोस्ट हमने जो टीचिंग की जो फैकल्टी की जो सैंक्शन की है, उसमें सिर्फ 27 भरी गई है। और इस बीच में हद तो तब है कि एक दिन मुझे जानकारी मिली कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके जॉइंट सेक्रेटरी कमेटी ने एक आदेश कर दिया गया, जॉइंट सेक्रेटरी एचपी गवर्नमेंट के, उसमें क्या कर दिया उनने, एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया। और इंक्वायरी ऑर्डर क्या कर दिया उसमें, और उसमें पहले ही उन्होंने इस बात को सुनिश्चित कर दिया कि बड़ी ग्रॉस जो है इसमें धांधलियां हुई हैं, जिसको कहा गया इस सारे इसमें, और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। और क्या लिखा उसमें, अ कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड कंप्राइजिंग फॉलोइंग मेंबर्स to examine the matter about the gross irregularities which have been committed in the appointment of assistant professor, associate professor, professor through interview in Sardar Patel University, Mandi। कमेटी कर दी, 3-4 लोग उसमें कमेटी में डाले गए। और जब मैंने सारे मामले को लेकर के मैंने कहा, आपने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के साथ पहले ही ये तय कर दिया कि ग्रॉस इरेगुलरिटीज उसमें वहां पर हुई है, बड़ी स्तर पर धांधली हुई है। हाउ यू हैव कम टू द कंक्लूजन? कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के पहले ही उन्होंने जो है उस तरह के आरोप लगा दिया कि ग्रॉस इरेगुलरिटीज हुई। जब मैंने बात की मिनिस्टर से, बोलते नॉट टू माई नॉलेज। मैंने बात की सेक्रेटरी एजुकेशन से, कहा नॉट टू माई नॉलेज। हमने कहा कहां से हुआ, तो मालूम पड़ा कि जॉइंट सेक्रेटरी ने आदेश कर दिया, अपने स्तर पर कर दिए, और उसके पीछे एजेंडा यही यूनिवर्सिटी को बंद करने का। और जब मैंने सख्ती तरह इस बात को लेकर के कही, मैंने कहा मुझे बोलना पड़ेगा, आज मुझे बोलना पड़ा ये सारा, तब जाकर के वो जो है जो ऑर्डर जो है, जो इंक्वायरी के जो ऑर्डर्स है वो विड्रॉ किए। आखिर हो क्या रहा है? हमने पूरे प्रदेश भर में, हम सरकार में थे, हम सत्ता से
हम बाहर हो गए, हमने जनादेश का सम्मान किया। मंडी में अगर 10 में से 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के आए तो उनको भी इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से विधायक उनके नहीं, उनकी पार्टी के चुन करके नहीं आए तो सब कुछ मंडी में बंद कर दो। ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं और मैं आज बड़ा ये संदेश दे रहा हूं कि बंद करिए, नहीं तो सब कुछ बंद होगा। कांगड़ा सबसे बड़ा जिला, वहां के लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। 15 विधानसभा में से 10 विधानसभा क्षेत्र में उनके लोग जीते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग जीते हैं, और मंत्री एक, और मंत्रालय भी क्या दिया है वो वहां के चंद्र कुमार जी से पूछे वो क्या महसूस कर रहे हैं। और कांगड़ा के बाद दूसरा बड़ा जिला मंडी है, और दूसरे बड़े जिले मंडी में तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति। इसलिए इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा, पूरे दम के साथ लड़ा जाएगा। ना कांगड़ा का अपमान होने देंगे और ना ही मंडी के विकास के साथ समझौता होने देंगे। संस्थान बंद कर दिए, 27 तारीख को और संस्थान बंद करेंगे, और एक परिहास का विषय बना हुआ है। सुबह कुछ ऑर्डर होते हैं, शाम को 2 घंटे के बाद बदल दिए जाते हैं। स्कूल में एनुअल फंक्शन नहीं होंगे, पहले आदेश हुआ 2 घंटे के बाद फंक्शन होंगे, एनुअल फंक्शन होंगे। इसलिए मजाक का विषय बना हुआ है, परिहास का विषय बना हुआ है। और मैं यही कहना चाह रहा हूं, जो सलाहकार हैं वो ठीक सलाह नहीं दे रहे हैं, और इस तरह से मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार का 2.5 महीने का ये कार्यकाल अब तक का बदतर कार्यकाल रहा है। और सरकार की लोकप्रियता तो पहले भी थी नहीं, लेकिन इससे वो धरातल पर उनकी जो लोकप्रियता पहुंच गई है। इस 2 महीने 2.5 महीने के कार्यकाल में जो काम करने का तरीका इन्होंने अपनाया है, उन सारी बातों को लेकर के ये कुछ फैक्ट्स थे। मैं सोचो कि उनने यहाँ पर सार्वजनिक मंच से बोला है, तो हमने अभी सार्वजनिक मंच से ज्यादा नहीं बोला है। हमने कहा कि हम आपके सामने इन सारी बातों को, एक एक बात को आपके समक्ष रखना चाहते हैं, और ये रख करके जो स्पष्ट कर लें कि जो आपने मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बोला वो सत्य नहीं बोला है, असत्य बोला है। और शिवरात्रि जैसे पावन अवसर पर आपने इस तरह का जो है गैर जिम्मेदाराना जो बयानबाजी यहाँ पर की, जो भाषण दिया है, उससे हमारी भावनाएं आहत हुई है। थैंक यू। मुझे सिर्फ इतनी कहनी थी, बाकी तो मेरी जानकारी के मुताबिक उनकी भी पेंडिंग है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी मैं बताऊं, जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो 20,000 के लगभग 20,000 से लगभग ज्यादा है, उसमें जो सहारा योजना के, उनको भी पिछले 3 महीने से उनके खाते में जो पैसा हर महीने का जाता था 3,000 पे, वो नहीं मिल पा रहा है। ग्राउंड लेवल पे, कंक्रीट लेवल पे क्या कर रहे हैं आप? ये बात तो 2 महीने से आप बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट बंद कर दिए। नहीं, इंस्टीट्यूट बंद क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आप देखो सही, आंदोलन करेंगे और सारी चीज को लेकर के सरकार को बेनकाब करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जो फैक्ट से रख रहे हैं कि बजट प्रावधान के बिना, बजट प्रावधान क्या होता है? चीफ मिनिस्टर की अनाउंस होती है, जो ओवर एंड अबव होती है। चीफ मिनिस्टर की अनाउंसमेंट के बाद जो है वो एजेंडा आइटम के रूप में कैबिनेट में जाती है, और कैबिनेट में उसकी अप्रूवल होती है, और फाइनेंस सेक्रेटरी की प्रेजेंस में कैबिनेट के अप्रूवल होने के बाद बजट प्रोविजन उसमें इंक्लूड अपने आप हो जाता है, पोस्टिंग की क्रिएशन हो जाती है, इंस्टीट्यूशन जो है खुलता है और फंक्शनल कर दिया जाता है। और पिछले 50 वर्षों से यही परंपरा हिमाचल में नहीं, पूरे देश भर में सभी जगह संस्थान को खोलने की सभी राज्यों में इसी प्रकार से रही है, चलाने की इसी प्रकार से रही है। कोर्ट में भी जाएंगे? कोर्ट में चले गए हैं। 16 केस तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हो गए कोर्ट में। हम कोर्ट में भी कानूनी तौर पर भी इसको लड़ रहे हैं, और लेकिन उसके बाद बाकी सारी चीजों को लेकर व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जिस तरह से एक तमाशा किया जा रहा है
हर एक एडवाइजर इनका जो भी नियुक्त हो रहा है कैबिनेट रैंक के साथ हो रहा है। 6 CPS बना दिए गए, विधायकों को कैबिनेट रैंक के साथ चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो व्यवस्था परिवर्तन काहे की व्यवस्था परिवर्तन, ये समझाना बंद कर देना चाहिए उनको। आखिरकार आप करके रहे। आपके समय 70 साल पुरानी पुलिस चौकियां बंद कर दी। हाँ जी, आप थे तो बिल्कुल सड़कों पे गड्ढे नजर आते थे। सड़कें कैसी दिख रही है आपको बताइए। नहीं देखिए, मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। हमने यही सोचा था कि 2 महीना 3 महीना गवर्नमेंट को सेटल होने में लगते हैं, लेकिन अभी ये तो अभी उसी में लगे हुए, पीछे की बातों पर ही लगे हुए। ये नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब मैं उनको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पीछे की बातें छोड़िए, आगे की बातें करिए। जहां सड़कों की बात है, सड़कें तो जहां पड़ी हैं जैसी पड़ी हैं, हमने हिमाचल प्रदेश में, मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं, और हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को जरूर कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री, अगर रोड लेंथ की अगर बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ किलोमीटर हमारा लगभग 5000 किलोमीटर हाईएस्ट रोड लेंथ हमारे कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में बनी है, जबकि 2700 किलोमीटर से ऊपर सड़क आज से पहले किसी कार्यकाल में नहीं बनी। ये फैक्ट्स हैं जो शिवधाम है, उसको पूरे बोला कि पहले फेज का काम पूरा करेंगे। ना, अभी उनने बोला है तो उसके बाद की आगे की लड़ाई लड़ेंगे ना। ऐसे थोड़ी कि सीएम बन गए तो ये हमेशा के लिए आगे है। नहीं, उसको पूरा करना है, पूरा करना। देखिए, मैं इसमें यही कह रहा हूं, शिवधाम, देखिए स्टेट बजट पर लोड डालना, हम भी इस बात से सहमत हैं कि वो जितना हम सेंटर से इसके लिए मदद ले सकते हैं वो लेनी चाहिए। इसलिए एडीबी का प्रोजेक्ट अगर रिवाइव हुआ तो हिमाचल का हुआ 2100 करोड़ रुपए का, और 2100 करोड़ में से हमने 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिल्ली में भेज दिए, जिसमें शिवधाम फेज 2 200 करोड़ रुपीस का। और उसके बाद इन्होंने सरकार बनने के बाद वो दिल्ली से वापिस मंगवा लिया। ये हम पुरानी सरकार की प्रायोरिटी है, हम इसको स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमको नए सिरे से भेजना है। तो रिवाइज करके उसमें नदौन का भी भेजा उन्हें, हमें कोई आपत्ति नहीं। नदौन में अगर कोई प्रोजेक्ट खुलता है खोले, लेकिन ये नहीं कि तुम शिवधाम को भी बंद कर दो। जो चले हुए प्रोजेक्ट है हमारे, ऑन गोइंग, शिवधाम एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। तो हमें उम्मीद है कि अब मुझे जानकारी मिली है कि शायद 130 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की इसके लिए भी पैसा कम किया, लेकिन 130 करोड़ का फेज 2 का इन्होंने भेजा है एडीबी के अंतर्गत। ओपीएस की बहाली का लोग इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भाषण दे रखा है चुनाव से पहले भी, और कहा कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में, और इसको सुनते सुनते लोगों के कान पक गए। पहली कैबिनेट भी हो गई, पहली बैठक भी हो गई, लेकिन ओपीएस व्यवहारिक रूप से अभी तक भी लागू नहीं है। हाँ जी, हाँ, इसको कैबिनेट में लाते रहो, हर रोज लाते रहो, हर कैबिनेट में लाते रहो। आउटसोर्स कर्मचारी बहुत, देखो सब जगह क्योस पड़ा है इस सारी चीज को लेकर के। बहुत सारी चीजें अभी जो हमारा बजट सत्र आ रहा है उसमें हम उठाएंगे, उन बातों को लेकर के बात कहेंगे। शिवरात्रि उत्सव में जो है नई प्रथा डाली गई कि चौथी जलेब का आयोजन किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसे में सारी चीजों को लेकर के मैंने सुना, मुझे मालूम नहीं, मैंने डिटेल्स इसकी पता भी नहीं की। जो चौथी जलेब शुरू की है उसके बारे में क्या उनका लक्ष्य है, क्या मकसद है, क्या वो हमारे इस व्यवस्था के अनुरूप, जो हमारे यहाँ पर स्थापित व्यवस्था है तो उसके अनुरूप है। अब उसके अनुरूप लोग उसको स्वीकार्यता देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ हट करके है तो जिसके कारण कोई कंट्रोवर्सी हो तो वो सारी चीज को लेकर के अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपने शिवधाम प्रोजेक्ट की बात की, पिछले दिनों सांसद प्रतिभा सिंधिया तो उन्होंने कहा था कि जो मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए था, ना कि शिवधाम का जो है। देखिए, उनके वो भी करें, किसने रोका उनको? सांसद है, दो पैसे लाओ और उसके बाद हमारे सारे मंदिरों को अच्छा बनाए, अच्छा लगेगा हमको, पुण्य की प्राप्ति उनको होगी। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।